देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का नया एजेंडा सेट कर दिया है। प्रचार के घमासान के बीच हिंदू मुसलमान की सियासत अपने उफान पर है। पीएम मोदी के बांसवाड़ा में दिए भाषण के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 का एक भाषण वायरल हो रहा है, जिससे कांग्रेस का पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। मौसम का मिजाज और चुनाव प्रचार का तूफान दोनों चरम पर है। गारंटी वाले आगाज के बाद अब हिंदू मुसलमान का चैप्टर ओपन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की उस नस को दबा दिया है जो तुष्टीकरण की तुला पर मुस्लिमों को खड़ा कर वोट की चोट से सरकार बदलने के लिए हाथ बदलेगा हालात वाला नारा लगा रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने सीधा प्रहार कांग्रेस की ऐतिहासिक मंशा पर और अब की बार जारी मैनिफेस्टो पर किया। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। कांग्रेस सरकार में आई तो देश में क्या होगा, हिंदू कहां खड़े होंगे, मुसलमान को क्या मिलेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस की चुनावी किताब का पन्ना पन्ना जनता को पढ़कर सुनाया। अलीगढ़ में बातें बांसवाड़ा वाली ही थी, लेकिन और सटीक और चोटिल। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। विपक्ष में खलबली है। सियासत के जिस मुस्लिम वोट वाले के कहने से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में पूरा विपक्ष रात दिन एक किए हुए है। पीएम मोदी ने विपक्ष से उस सीढ़ी को खींच लिया है। प्रचार इतना तगड़ा है कि समूचा विपक्ष एक सुर में मोदी मोदी अलाप रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एनडीए भाजपा की बौखलाहट दिखाती है कि जिस तरह के अनर्गल बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। विपक्ष की ये बौखलाहट क्यों है? पीएम मोदी ने सत्ता, संपत्ति और मुसलमान वाला मुद्दा क्यों छेड़ा? मुस्लिम वोटों के हित साधकों को पीएम मोदी की बात इतनी क्यों चुभ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी से मिलने की बात कहते हैं। कांग्रेस नेता चुनाव आयोग भी पहुंचते हैं। Election should fight with harmonious mindset. That should begin from the Prime Minister itself, because Prime Ministership is the big position in this country, constitutional position. But this is quite unfortunate. He is lying everything. He is entirely misquoting the Congress manifesto. मोदी ने बांसवाड़ा और अलीगढ़ की रैली में जो कहा, उन शब्दों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मुसलमान का पहला हक, मंगल सूत्र तक बचने नहीं देंगे। 2 मकान हुए तो दूसरा सरकार छीन लेगी। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल का नाम भी लिया और यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी संपत्ति को सरकार कब्जे में लेकर बांट देगी। और बांटेगी किसमें? घुसपैठियों के बीच।
जिसके ज्यादा बच्चे हैं उनके बीच हिंदू मुसलमानों का यही अध्याय है जो हिंदुस्तान में पार्टियों का मुकद्दर तय करती है। ये ध्रुवीकरण के सूरमा भी जानते हैं और तुष्टीकरण के अलंबरदार भी। लिहाजा हिंदू मुसलमान का मुद्दा छिड़ा है तो इसके दूर तक जाने की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का 2006 वाला वो पन्ना पलटा जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की बैठक में दिया गया भाषण दर्ज है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस का दावा है कि उसके घोषणा पत्र में हिंदू मुसलमान का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से कांग्रेस किनारा कैसे करेगी? ये दलील बेतुकी लगती है कि मनमोहन सिंह ने भाषण में मुसलमानों का पहला हक नहीं, पहला दावा की बात कही थी। विपक्ष की एकता पहले ईंट दर ईंट टूटी, अब दीवार दर दीवार ढह रही है। ताजा उदाहरण शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का है, जिन्हें उद्धव ठाकरे में भावी प्रधानमंत्री की छवि अचानक प्रकट होती दिख रही है। लेकिन यहाँ मुद्दा इंडिया गठबंधन की टूट का नहीं, हिंदू मुसलमान का है, जो मतदान के पहले चरण में राम मंदिर, अनुच्छेद 370, विकास और गारंटी के पाए पर टिका था, लेकिन दूसरे चरण में उसका विस्तार हिंदू मुसलमान तक हो चुका है। सवाल है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कारण बहुत स्पष्ट हैं। कांग्रेस और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों के तुष्टीकरण पर आकर ही टिकती रही हैं। कांग्रेस की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर उनकी लोकप्रियता को काउंटर करना है। ईरान और इजरायल के बीच किसी युद्ध के हालात खत्म नहीं हुए हैं और इससे पहले कि बेंजामिन नेतन्याहू कोई बड़ा फैसला लें, वो 3 बहुत ही गंभीर क्राइसिस से घिर चुके हैं। अब इजरायल की सेना को डर है कि कहीं इस हालत का फायदा ईरान न उठा ले। चौबीस घंटों के अंदर इजरायल और ईरान की टक्कर में 3 बड़ी घटनाओं ने बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। नेतन्याहू को शॉक नंबर 1। अमेरिका ने इजरायली सेना की एक स्पेशल यूनिट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। नेतन्याहू को शॉक नंबर 2। इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेतन्याहू को शॉक नंबर 3। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि ईरान की मिसाइल पावर देखकर इजरायल खौफ में डूब चुका है। इस वक्त ईरान के इजरायल पर हमले और गाजा पर इजरायल की लगातार बमबारी के बीच नेतन्याहू की बहुत ही खतरनाक फोर्स इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुकी है। पश्चिमी मीडिया देखिए, उनके अखबार देखिए, इजरायल की नेत्जा येहूदा बटालियन पर बाइडन प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इस बटालियन पर आरोप है कि उसने फिलिस्तीनियों पर खूब जुल्म ढाए हैं। देखा जाए तो अमेरिका से आ रही ये खबरें बता रही हैं कि बहुत बड़े विवाद में घिर चुकी है इजरायल की नेत्जा येहूदा बटालियन। इस बटालियन पर वेस्ट बैंक में मानवाधिकार उल्लंघन का इल्जाम है। 1999 में बनाई गई बटालियन में सिर्फ पुरुष सैनिक हैं और वो भी अति रूढ़िवादी पुरुषों को इसमें लिया जाता है। नेत्जा येहूदा बटालियन पर लगे इल्जाम 7 अक्टूबर 2023 से पहले के हैं, लेकिन वेस्ट बैंक का दूसरा सच यह है कि 7 अक्टूबर के बाद से वहां 460 से ज्यादा लोगों की इजरायल की सैन्य कार्रवाई में मौत हो चुकी है। इजरायल की नेत्जा येहूदा बटालियन पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि इससे अमेरिका से कोई सैन्य मदद नहीं मिलेगी। इसलिए यही है बेंजामिन नेतन्याहू को शॉक नंबर 1। नेत्जा येहूदा बटालियन पर पाबंदी का मतलब इजरायल की सेना पर काला धब्बा।
नेतन्याहू पहले ही अपने घर में लगातार प्रदर्शनों से जूझ रहे हैं और अब उन्होंने अमेरिका की तरफ से आ रही इस रिपोर्ट को नाक का सवाल बना लिया है। बाइडेन का आक्रामक रवैया देखकर नेतन्याहू को बहुत गुस्सा आया है। अब नेतन्याहू की तरफ से रिएक्शन ऐसा आया है कि साफ लग रहा है कि इजरायल अब ईंट से ईंट बजा देगा, उसकी राह में जो आएगा तबाह कर दिया जाएगा। אני אגן בחירוף נפש על צה"ל, על הצבא שלנו ועל הלוחמים שלנו. אם מישהו חושב שהוא יוכל להטיל סנקציות על יחידה בצה"ל, अब देखिए बेंजामिन नेतन्याहू को शॉक नंबर 2। इजरायली सेना के इंटेलिजेंस चीफ एहरॉन हलीवा ने इस्तीफा दे दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया। पूरी दुनिया ने इजरायली टैंकों को जलते हुए देखा। 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई। इसी के बाद से इजरायल में अंदरूनी कोहराम मचा था। इस हमले के बाद इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल एहरॉन हलीवा बहुत दबाव में थे और अब उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ने का फैसला किया। ये ऐसा वक्त है जब नेतन्याहू के सामने बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं और उनके कमांडर भी बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। गाजा पर रोजाना नॉन स्टॉप बमबारी के बावजूद इजरायल अब तक हमास को खत्म कर पाने में नाकाम साबित हुआ है। गाजा में 34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन नेतन्याहू अब भी खाली हाथ है। 2024 में अप्रैल का महीना इजरायल के लिए ही नहीं, इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लेकर आया है। अमेरिका इजरायल की मदद करने की बजाय उसकी सेना पर पाबंदी लगा रहा है। इजरायल की पब्लिक नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है और इन सबके बीच ईरान से बड़े युद्ध का खतरा अब तक टला नहीं है। तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मिलिट्री कमांडर्स की एक मीटिंग बुलाई। इसे ईरान की पावर स्टेटमेंट कहा जा रहा है क्योंकि खामनेई ने इस मीटिंग में ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर इजरायल के जवाबी हमले वाले दावों पर सवाल और तेज हो गए हैं। چندش خورد چندش نخورد اینا مسائل در دست دومه. مسئله اول ظهور قدرت इरादे मिल्लत ईरान। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया था क्योंकि 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ और 98% हमलों को आसमान में ही रोक दिया गया। जबकि इजरायल से आई तस्वीरों से साफ है कि 13 अप्रैल की रात ईरान की कुछ मिसाइल इजरायल के सुपर सीक्रेट नेवातिम एयरबेस पर गिरी थी। इन मिसाइलों के साथ बड़े बम नेतन्याहू के साथ इजरायल की साख पर गिर रहे हैं। नेतन्याहू के कमांडर इस्तीफा दे रहे हैं। नेतन्याहू से इजरायल की पब्लिक पूछ रही है कि गाजा में बंधक बनाए हुए लोग कब आजाद होंगे। इजरायल से लगातार पूछा जा रहा है कि ईरान को कहां मारा, कैसे मारा, किससे मारा, कितनों को मारा, सबूत कहां है।